Hello everyone. Today we are going to discuss class 10 Math NCERT chapter number 5 Arithmetic Progression and आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर का जो नेम है उसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। देखिए, मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं, जैसे सपोज करें 3, 7, 11, 15 सो ऑन। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हर टर्म नेक्स्ट टर्म में 4 ऐड करके बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास जो डिफरेंस है लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स में वो सेम है। जब कंसेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस सेम होता है जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, रिप्रेजेंट स्मॉल डी से करते हैं, तब उस सीक्वेंस को एपी बोला जाता है। अब सपोज कर ले मेरे पास एक सीक्वेंस है 4, 6, 8, 11। दिस इज नॉट एन एपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 का हो गया। तो आपकी जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं उस सीक्वेंस में, सभी में जो डिफरेंस है इट शुड बी सेम। अगर एक भी टर्म, दो टर्म्स में मतलब डिफरेंस सेम नहीं रहा तो वो एपी नहीं होगी। तो वो डिफरेंस अगर सेम आ गया तो दैट इज कॉल्ड एपी सीक्वेंस। चलिए अब हम लोग करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1, ताकि आप लोग को और अच्छा पता चले। यहाँ पे जरूर नहीं है कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपका एपी आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी एपी आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको कुछ सिचुएशन दी हुई है और कहता है जो नंबर इस सिचुएशन में बनेंगे क्या वो एक एपी बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो वाई क्यों बना रही हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर, एक किराया है टैक्सी का, आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज, जब फेयर है चार्जेस 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि पहले किलोमीटर के आपके 15 रुपए लगेंगे, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद हर किलोमीटर पे आपको 8 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। चलिए पहले आप देखते हैं चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए या 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए का चार्ज आ रहा है? 15 रुपए, 15। चार्जेस फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, देखिए हम सेकंड किलोमीटर की बात नहीं कर रहे, 2 किलोमीटर। देखिए पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और सेकंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज ऐड कर देंगे, तो आई एम गेटिंग ₹23। तो 2 किलोमीटर के लिए 23 आ गया। उसके बाद करेंगे 3 किलोमीटर, तो 3 में भी आपको क्या करना पड़ेगा? 8 रुपीज ऐड करना पड़ेगा, तो दिस इज योर ₹31। एक और निकाल लेते हैं, तो इससे हमारे पास क्या है कि 8 ऐड होते जा रहे हैं। 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39। तो जो सीक्वेंस है वो आपका क्या बना है? तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बन गया है 15, 23, 31, 39, चलता जाएगा। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हर टर्म में डिफरेंस 8 है। हम लोग क्या लिखेंगे? एज डिफरेंस बिटवीन टू, एक्चुअली एनी टू, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 8, सो दिस इज एन एपी। तो एपी है ये क्योंकि हर दो टर्म जो लगातार आ रही है उनमें जो डिफरेंस है वो 8 है, तो इसीलिए ये एक एपी है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट डन हो गया। ओके जी, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बोला है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर
किसी सिलेंडर में एयर का अमाउंट जो प्रेजेंट है, व्हेन अ वैक्यूम पंप, जब वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 एयर को रिमूव करेगा, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, जितनी एयर उस टाइम पे बचेगी उसका हर बार 1/4 पार्ट एयर वो बाहर कर देगा। तो क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है वो हमें चेक करना है। चलिए पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एयर का इनिशियल वॉल्यूम कितना लेट कर लेते हैं हम लोग, 1, तो हमने इसको 1 लेट कर लिया। अब एयर आउट, उन्होंने बोला जब भी वैक्यूम पंप चलेगा तो टोटल एयर का 1/4 बाहर निकालेगा, तो हमने 1/4 करना है, कितना टोटल एयर अभी अपने पास 1 है, तो यानी कि बाहर एयर जो निकलेगी वो 1/4 होएगी। तो एयर कितनी बच गई, एयर रिमेनिंग, इनिशियल में से फाइनल माइनस करते हैं जैसे आप मैथमेटिक्स में जाते हो, तो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3/4, तो यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास 1 था वॉल्यूम, अब 3/4 रह गया है। अब दोबारा से वैक्यूम पंप चलाएंगे हम लोग, जब आप दोबारा वैक्यूम पंप चलाएंगे तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, अब एयर कितनी बची है, 3/4, तो वो एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी, तो यानी कि 3/16 एयर बाहर आ गई है। अब कितनी एयर बची है आपके पास, एयर रिमेनिंग, तो एयर रिमेनिंग में जितनी थी आपके पास 3/4 रह गई थी, इतनी बाहर आपने एयर आउट कर दी है, तो दिस इज 12 - 3 इज इक्वल टू 9/16, तो ये एयर रह गई है। अब ये एक एपी नहीं है, क्लियर दिख रहा है, कैसे है आप बताते हैं अभी, पहले आप सीक्वेंस लिख लेते हैं, 3 टर्म सफिशिएंट है, 1, 3/4, 9/16, सो ऑन। आप और भी टर्म्स निकाल सकते हो, लेकिन जब हमारा एपी पहले स्टेप पे हो जाए कि नहीं होने वाला, तो इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं होती। हम लोग यहाँ पे D1 निकालेंगे, D1 होता है A2 - A1, D1 मतलब डिफरेंस 1, और वो निकलेगा कैसे, सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करके, याद रखिए हमेशा पहले दूसरे नंबर वाली टर्म आएगी और उसमें से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी पड़ेगी। तो A2 की वैल्यू है आपके पास 3/4 और A1 की वैल्यू है 1, इसको माइनस कर दे तो आई एम गेटिंग -1/4। चलिए ये तो हो गया D1, अब निकालेंगे D2। D2 का फॉर्मूला होता है जी A3 - A2, यानी कि अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है, तो 9/16 में से 3/4 माइनस करेंगे, 16 एलसीएम आ जाएगा, 9 - 12, तो आई एम गेटिंग 3/16। तो आप देखिए D1 और D2 दोनों ही अलग आ रहे हैं, और जब D1 और D2 पहले स्टेप पे ही अलग आ जाएं, या जहां पे भी वो अलग हो जाएं, वहीं से हमारा वो सीक्वेंस है एपी नहीं रहता। तो हम क्या लिखेंगे, एज D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, तो ये सीक्वेंस एक एपी नहीं है, और इस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं पहला पार्ट एपी था लेकिन दूसरा पार्ट एपी नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक वेल कुआं खोदना है और उसकी जो कॉस्ट है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, 1 मीटर खुदाई के बाद, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 150 रुपए है पहले मीटर के लिए, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर मीटर के साथ ₹50 की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, cost of digging the well first meter,
फर्स्ट मीटर, 1 मीटर के लिए इसको खोदने की जो कॉस्ट है वो आपके पास आ रही है ₹150। अब जो नेक्स्ट 1 मीटर खोदना है, सेकंड मीटर, तो उसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? ₹50 और देने पड़ेंगे, तो यानी कि हो गया 200। यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन से डिफरेंस यहाँ पे जान लीजिए, पहले मीटर के लिए 150 है, दूसरे के लिए 200 है, यानी कि आपका टोटल 350 हो गया है। उन्होंने हर मीटर पे हमसे एपी बनाने का उसका पूछा हुआ है। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए चार्जेस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेकंड मीटर यानी कि 1 मीटर का खर्चा ₹200 हुआ है। और तीसरे मीटर पर आप खुदाई करोगे तो ₹50 और बढ़ जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 250। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, सीक्वेंस क्या आ रहा है? 150, 200, 250, 300, तो ऐसे चलता जाएगा। तो सीक्वेंस आपको क्लियर दिख रहा है कि वो क्या होएगा, एक एपी होएगा। और वो एपी क्यों होएगा? क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस नहीं, एक्चुअली क्लियर डिफरेंस लिखेंगे, क्योंकि कॉमन तो वो हो ही जाता है जब सेम रहता है। तो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, सो जो सीक्वेंस है वो एपी है। आसान क्वेश्चंस है बहुत ही, एक बार जस्ट आपको समझना है कि हो क्या रहा है। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, किसी अकाउंट में मनी का अमाउंट हर साल, व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड, जब 10,000 रुपए को डिपॉजिट करवाया जाता है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% पर एनम, 8% पर एनम के चार्जेस पर। आपको पहले तो फॉर्मूला लिखना चाहिए यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट का फॉर्मूला बनता है ईयर टू ईयर, वो होता है P1 प्लस R/100 N। एन मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ भी हो सकता है। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्टिंग में डिपॉजिट करवाया जा रहा है। चलिए इनिशियल अमाउंट हम लोग लिखेंगे पहले तो। ये हमारा पहला वो बनेगा टर्म। इनिशियल अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपए इनिशियल अमाउंट है। अमाउंट एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल की शुरुआत में कितना अमाउंट हो जाएगा? पी है 10,000, फॉर्मूला आपने ऊपर लिख दिया है, 10,000 है, एक जीरो, थोड़ा सा बैटरी लिख लेते दोबारा। 10,000, तो पी है 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8, और कितने साल की बात हो गई? 1, क्योंकि एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट में लिख देते हैं आपका, एंडिंग ऑफ 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, एक साल के एंड में, तो एक साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा? यहाँ पे फिर 1,000 लिखा गया, 10,000। ये बन जाएगा आपका एल्सियम लेके 108 डिवाइड बाय 100, तो 10,800, तो 800 रुपये आपको इंटरेस्ट आ गया है। लेकिन हमसे याद रखिए सीक्वेंस में अमाउंट का पूछा हुआ है, तो यानी कि ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है। अब करेंगे हम लोग थर्ड के लिए, अमाउंट एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल की एंड स्टार्टिंग में, या फिर एंडिंग ऑफ सेकेंड ईयर में, 2 साल खत्म हो गए। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम रहेगा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन अब कितने साल हो गए हैं? 2, तो 2 लिख देंगे ऊपर। 10,000, 108 सेम ही रहेगा, क्योंकि पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे याद रख लूंगा कि पहला जो अमाउंट है वो 10,000 है। चलिए ये हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो गई, यहाँ पे हम लोग कैरी कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन। तो ये बनेगा आपके पास 10,000
108/100 को 2 बार लिख लेंगे, तो 4 जीरोस यहाँ पे कट गई, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 108, तो आपको ये मल्टीप्लाई करना है। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 108, 11,664, 11,664, तो ये रुपीज भी लिखते रहो चाहे, तो ये अमाउंट आ गया। अब देखो सीक्वेंस क्या बना आपके पास, पहली टर्म बनी है 10,000, दूसरी टर्म बनी है 10,800, और तीसरी बनी है 11,664, तो ऐसे चलता जाएगा। अब क्लियर दिख रहा है कि ये केपी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रॉपर तरीके से वहां पे जस्टिफाई करेंगे खुद को। A2 माइनस A1, तो 10,800 में से 10,000 माइनस कर देंगे, तो आई विल गेट 800। अब D2 करेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता ही लग गया है, A3 माइनस A2, 11,664 में से 10,800 माइनस कर देंगे, सो आई एम गेटिंग 864। तो आप क्या देख रहे हो कि D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं आए, और जब एक भी यहाँ पे D1 D2 या कुछ भी D3 मैच नहीं कर रहा, तो वो AP नहीं बन सकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो सीक्वेंस इज नॉट एन AP। और इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी डन हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे आपका मतलब AP था और 2 आपका AP नहीं था। तो आई थिंक आपको ये 4 पार्ट करके अब AP के बारे में आइडिया लग चुका होगा। और अगर फिर भी कोई मन में शंका है, कोई डाउट है, तो वो सेकंड जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो बिल्कुल क्लियर कर देगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP की 4 टर्म्स आपने लिखनी है पहली। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। तो पहले सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म A दे दिए है 10। देखिए A को आप A1 भी लिख सकते हो या सिंपली A भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। D1 D2 नहीं लिखते हम लोग, जब हम लोग कॉमन डिफरेंस हमें पता है कि एक ही है, AP है, तो D से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो D इज इक्वल टू 10। अब हमें पहली 4 टर्म्स लिखनी है AP की, तो A तो आपके पास है ही है 10। अब सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, सेकंड टर्म का फॉर्मूला है A1, यानी कि जो पिछली टर्म है, जैसे A ही है तो A लिख लो, उसमें आप D ऐड कर दो, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब अगर आपने A3 निकालनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, A2 के अंदर यानी कि जो प्रीवियस टर्म है उसके अंदर D ऐड कर दो, तो 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। A4 निकालना है आपने, तो प्रीवियस टर्म A3 में D ऐड कर दो, तो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो ये आपके पास पहली 4 टर्म्स आ गई, 10, 20, 30 एंड 40, और इस तरीके से आपका ये एक AP तैयार हो गया। याद रखिए हमेशा नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, प्रीवियस टर्म में D की वैल्यू को प्लस करके आपका निकल के आता है टर्म्स, नेक्स्ट टर्म निकल के आ जाता है। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में A की वैल्यू दी हुई है -2 और D दिया हुआ है 0। तो पहली टर्म तो -2 हो गया, ये गिवन ही है। A2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A में D ऐड करना पड़ेगा, तो -2 में 0 ऐड कर दिया, तो -2 बन गया। उसके बाद है A3 कैसे निकलेगा, A2 के अंदर आप D ऐड कर दो, तो -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। अब फोर्थ टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म में क्या करना पड़ेगा आपको, थर्ड टर्म में D ऐड करना पड़ेगा, तो -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो आपके पास सीक्वेंस क्या बन गया, -2 कोमा -2 कोमा -2 कोमा -2। तो इस तरीके से ये आपका एक AP सीक्वेंस तैयार हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू कितनी है 4 और डी की वैल्यू है -3। तो a इज इक्वल टू 4। अब a2 निकालनी है, तो a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a में आपको d प्लस करना पड़ेगा। तो 4 प्लस d की वैल्यू है -3 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। अब a3 निकालेंगे। a3 के लिए आपको a2 में d ऐड करना पड़ेगा। 1 प्लस -3, तो 1 -3 इक्वल टू -2। अब फोर्थ टर्म भी निकालनी है, तो a3 में d ऐड कर देंगे। a3 की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू है -3। तो -2 प्लस इंटू माइनस माइनस -3, तो आई एम गेटिंग -5। तो इस तरीके से मेरे पास ये एक एपी तैयार हो गया। 4 1 -2 -5। तो जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि एपी डिक्रीजिंग में भी जा सकती है, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, उसके बाद है हमारे पास फोर्थ। फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1/2। तो सबसे पहले a2 निकालेंगे। सॉरी, a तो दिया ही हुआ है हमें, फिर भी एक बार लिखना बेटर ही है। a इज इक्वल टू -1। सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो, तो -1 प्लस 1/2। एलसीएम लेना है आप लोगों ने, -2 प्लस 1, सो आई एम गेटिंग -1/2। अब आप a3 निकालेंगे। a3 निकालने के लिए a2 प्रीवियस टर्म में d ऐड कर दो, तो -1/2 प्लस 1/2। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो कैंसिल आउट होकर 0 ही बन जाएगा। फोर्थ टर्म के लिए यू नीड a3 प्लस d, तो 0 प्लस 1/2, तो 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 हो गया। तो जो सीक्वेंस है वो क्या बन गया, -1 -1/2 0 एंड 1/2। तो इस तरीके से ये आपकी एपी इंक्रीजिंग जा रही है क्योंकि डी पॉजिटिव है। चलिए अब करते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ए की वैल्यू है -1.25 और डी जो गिवन है हमें वो है -0.25। चलिए, तो फर्स्ट टर्म तो मेरे को गिवन ही है, तो उसमें तो ਆਪਾਂ कोई चेंज नहीं करेंगे। अब a2 निकालना है। a2 निकालने के लिए a यानी प्रीवियस टर्म में d ऐड कर दो, तो 1.25 प्लस -0.25, तो -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 0.25। दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 1.50 बन जाएगा। फिर a3 निकालनी है। a3 निकालने के लिए आपको a2 में d ऐड कर देना है। a2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, d की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो -1.50 -0.25, so you will get 1.75। अब आप a4 निकालोगे। a4 के लिए आपको a3 में d ऐड करना है, -1.75 प्लस d की वैल्यू है -0.25, तो -1.75 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो दोनों अगेन नेगेटिव की हैं, तो ऐड होके सिंपली 2 भी लिख सकते हो या 2.00 भी लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या बन गया, -1.25 फर्स्ट टर्म, देन -1.5 सेकेंड टर्म, 1.75 नेगेटिव थर्ड टर्म एंड -2.00 फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से आपका ये सेकेंड पार्ट भी डन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट डन हो गया। ओके, थर्ड पार्ट हम लोग और करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपी। एपी हमें पहले गिवन कर दी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो सीक्वेंस दिया हुआ है, उसपे हमें पहली टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। चलिए, ए है पहली टर्म दैट इज 3 है,
डी निकालना है। अब देखो मैं D1 D2 नहीं लिखूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर AP है तो D1 D2 कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं रहता, सिंपली हम लोग डी लिखते हैं। फॉर्मूला आपका A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि AP है तो सेम डिफरेंस आएगा। तो आप देख सकते हो 1 A2 है, 3 A1 है, या सिंपली इसको A1 भी A ही लिख सकते हैं हम लोग, नहीं तो पेपर में कंफ्यूजन रहता है। तो -2 आ गया। ये पहला पार्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन का खत्म हो गया। सेकंड, -5 कोमा -1, 3 कोमा 7। अब ए की वैल्यू है -5 और डी की वैल्यू है A2 माइनस A1। तो माइनस का 1 माइनस ए की वैल्यू है -5, -1 माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 गया, 4 आ गया। नाउ थर्ड थर्ड आपके पास है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो ये है, यहाँ पे डॉट 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 लग रहे हैं, मतलब ये भी चलती जा रही है आगे। तो ए की वैल्यू तो आपके पास आसान है, 1/3 है। नाउ डी की वैल्यू आपको निकालनी है तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा आपको। A2 की वैल्यू है 5/3 और A1 की वैल्यू है 1/3। 3 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो ए की वैल्यू है 0.6, डी निकालना है तो A2 में से A1 माइनस कर दें। A1 मैं फिर लिख जाता हूँ, ए लिख लेते हैं अकेला। A2 की वैल्यू 1.7 है, A1 की वैल्यू 0.6 है। जब हम लोग माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1.1। और इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी डन हुआ। आई होप आपको एपी के बारे में बेसिक पता चल गए होंगे, और साथ में एक्सरसाइज में हाफ एक्सरसाइज हमारी एक तरह से डन हुई है। इसमें आपको चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। इन केस एनी डाउट, आप लोग अपना डाउट कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। वो ना वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।